हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी 100 मार्क के चैप्टर 1 बातचीत, जिसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं, उसके सारांश एवं बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय बताने वाला हूँ और सबसे शॉर्ट में बताऊँगा, इसलिए आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इसको, इस सारांश को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो आपको पता चल जाएगा। और आप जैसे ही उसका अगर आप निचोड़ जानेंगे, आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लेखक परिचय, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के विषय में जानेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। और इसका निधन यानी कि मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुआ। निवास स्थान इसका था इलाहाबाद, जो प्रयागराज में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ के निवासी थे? तो इलाहाबाद, जो प्रयागराज में पड़ता है। और ये कौन सा स्टेट है? तो यूपी में है, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसके माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और इसके जो पिताजी थे वो एक व्यापारी भी थे। ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न कर देगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी पेशे से क्या थे, तो ध्यान रखेंगे पेशे से वो क्या थे? एक व्यापारी थे। ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। कहते हैं ये बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। आपसे क्वेश्चन करेगा कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कौन हैं, तो आप इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। ध्यान रखेंगे। अब बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं कौन कौन सा है? तो प्रथम उपन्यास। उपन्यास में आपको हो गया रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो आजान एक सुजान, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। ये सभी इसका उपन्यास है। ये सभी क्या है? उपन्यास है। आपको इन्हीं में से कोई एक उपन्यास दे देगा, जैसे कह देगा कि रसातल किसने लिखा या रसातल क्या है, तो यह एक उपन्यास है और इसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। सद्भाव का अभाव कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। रहस्य कथा कई बार पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी कई बार पूछा गया है। इसलिए ये सब स्टार पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और अपने कॉपी पर लिख करके इसको याद करेंगे। अब इसके नाटक की अगर बात किया जाए तो इन्होंने नाटक लिखा वेनी संहार, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वेद, बाल विवाह। यह सभी नाटक है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया ये सभी नाटक है। प्रथम क्या है? वेनी संहार, दूसरा है शिशुपाल वध, तीसरा है चंद्रसेन, चौथा है सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, एक गौरी, एक रोगी और एक वेद, बाल विवाह। आपसे एक प्रश्न करेगा कि बाल विवाह किसका नाटक है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। शिशुपाल वध किसने लिखा? तो बालकृष्ण भट्ट जी। ऐसे आपसे क्वेश्चन करेगा। मेघनाथ वध बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, तो ये किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। अब अगर निबंध की बात किया जाए, देखिए बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत चैप्टर है ये भी एक निबंध है। और इन्होंने अपने जीवन में यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी अपने जीवन में लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कितने? 1000। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट जी अपने जीवन काल में लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। चलिए अब जानते हैं इस बातचीत निबंध का सारांश। देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि बातचीत निबंध का सारांश लिखे बताएं। तो देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 5 मार्क में पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। तो देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। कहते हैं कि ये जो बातचीत शीर्षक यह क्या एक निबंध है,
ये आधुनिक काल यानी कि अभी के समय के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेकर कहते हैं कि जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। इसमें वाक शक्ति जो यानी कि ये बोलने की जो शक्ति है उसको लेखक ने कहा है कि यह ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बात भी बिल्कुल सही है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर वाक शक्ति अगर मनुष्यों में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, यानी कि ये सारा सृष्टि गूंगा ही प्रतीत होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। और कहते हैं कि बातचीत में वक्ता यानी कि बोलने वाले को स्पीच की तरह जो लोग भाषण देते हैं उसके तरह नाज खराज यानी कि नाज नखरे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि अगर आप किसी से बातचीत करते तो इसमें कोई मतलब से सीमा नहीं होता है, यानी कि जो भी बातचीत करते हैं तो कभी हंसी कभी कुछ, लेकिन अगर आप स्पीच देंगे तो वहाँ पे आपको एक लिमिट में बोलना पड़ेगा, जो ज़रूरत होगा वही आपको बोलना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, वही कहते हैं। और वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। और लेखक कहते हैं कि जैसे आदमी को कि ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। इससे चित्त यानी कि मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कहते हैं कि बातचीत करने से क्या होता है, व्यक्ति का मन जो है उसका जो चित्त है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और उसके मन में जितने भी मवाद होता है, जितना भी द्वेष होता है, जो उसके हृदय में जमा होता है द्वेष, वह भाप बन करके उड़ जाता है, यानी कि वो बातचीत के दौरान निकल जाता है, यानी कि उसका मन पूरा फ्रेश हो जाता है। उसका मन बहुत मतलब उसके मन में जितने भी कचड़े होते हैं ना, जितने भी नेगेटिव विचार होते हैं ना, वो सारे बाहर चले आते हैं। और इसके संबंध में बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और बेन जॉनसन जी कहते हैं कि जब मनुष्य बोलते हैं ना तो बोलने से ही उसके रूपों का साक्षात्कार होता है कि ये इंसान कैसा है। आपने गांव देहात में भी सुने होंगे, कहते हैं कि अगर वो इंसान अगर बोल देता तो मुझे पता चल जाता है कि वो कैसा है, यानी कि बोलने से पता चल जाता है कि वो किस घराने का है, कैसा उसका संस्कार है, कैसा व्यवहार है, ये सारे बातों की जानकारी हो जाता है। यानी कि कोई आदमी इतना पारखी होता है उसको शक्ल दे करके पता कर लेता है कि ये कैसा है, कौन सा सोसाइटी का है। तो वही है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि बेन जॉनसन जी 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन करेगा कि बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के बारे में क्या परिभाषा दी है, यानी कि बेन जॉनसन ने बातचीत के संबंध में क्या कहा। तो आप लिखेंगे बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एक तो ऐसा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे भी कह सकता है कि किसके अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा जिसमें बेन जॉनसन का भी नाम रहेगा। तो आप ध्यान से इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। अब है कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। कहते हैं कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी क्या किया है, बताया है। एडिसन मानते हैं और उनमें से एक एडिसन भी हैं। एडिसन का कहना है कि असल जो बातचीत है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये तो आपने बेन जॉनसन के विषय में जाने। अब एडिसन का मत था, उसका मानना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यानी कि जहाँ 2 व्यक्ति होगा वहाँ ही सिर्फ असल बातचीत होगा। अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। कहते हैं जैसे ही 3 व्यक्ति आ जाते हैं वहाँ जो बातचीत होता है समझो वो सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहा है, फॉर्मेलिटी ही है, लेकिन असल बातचीत नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि असल बातचीत
सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, किसने कहा? तो आपका ऑप्शंस, आपका जो आंसर होगा वो होना चाहिए एडिसन। या एडिसन के अनुसार बातचीत के विषय में क्या कहा, एडिसन ने बातचीत के संबंध में क्या कहा? तो आप इसका लिखेंगे कि एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। और लेखक कहते हैं कि लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। बात भी सही है। अब लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, और वो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है, एक तरीका है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि यूरोप के लोगों में बातचीत का एक अच्छा हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, यानी कि वहाँ ऐसे इस ढंग से बात किया जाता है कि वो जो बोलते हैं ना, उसको सुन करके मन पूरा गदगद हो जाता है। और इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, इसको हम सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। और कहते हैं कि सबसे अच्छा बातचीत करने का जो तरीका है वो है खुद अपने आप से बातचीत करना, किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। तो मेरे साथियों, इस चैप्टर का जो निचोड़ था, सारांश था, हमने आपको शॉर्ट में बताए हैं। बाकी इनमें से आपको कितना समझ में आया है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।